नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान में। साथियों, आज का जो विषय है वो काफ़ी रोचक और ज्ञानवर्धक तो है ही, साथ ही काफ़ी गंभीर भी है। साथियों, विवाह जो कि हिंदू धर्म के प्रमुख 16 संस्कारों में से एक संस्कार होता है। युवा और युवतियां उम्र का एक ऐसा पड़ाव उनके जीवन में आता है जब वे अपने जीवन साथी को लेकर के बहुत उत्सुक रहते हैं और भविष्य के सुनहरे सपने भी देखते हैं। विवाह आजकल काफ़ी देरी से भी होते हुए देखे जाते हैं। आज के युवा और युवतियां अपने कैरियर को लेकर के काफ़ी जागरूक हो चुके हैं और विवाह वेल सेटल्ड होने के बाद ही करना पसंद कर रहे हैं, जिसमें कहीं कुछ भी गलत बात नहीं है, क्योंकि विवाह का चयन हमारा खुद का फैसला है। आजकल हम देख रहे हैं, आए दिन कभी न्यूज में तो कभी हमारे ही समाज में देखने में आया है कि डाइवोर्स यानी तलाक के मामले बहुत बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें पति और पत्नी दोनों को ही या दोनों में से किसी एक को प्रताड़ित होते हुए देखा जाता है। विषय काफ़ी गंभीर है, तो सोचा क्यों ना इस विषय पर एक एपिसोड बना देना चाहिए। तो विषय तो गंभीर है ही, परंतु इसका एक उपाय भी है। और वो उपाय क्या है? तो ठीक से कुंडली मिलान करके ही विवाह संपन्न होना चाहिए। कई बार कुंडली में गुण तो ठीक ठाक मिल जाते हैं, परंतु फिर भी विवाह में बहुत दिक्कत आती है। तो फिर अब क्या समस्या हुई जब गुण मिल गए फिर भी विवाह में दिक्कत आ रही है? तो साथियों, यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि सिर्फ गुण मिलान को ही विवाह करने का आधार बना देते हैं कई एस्ट्रोलॉजर्स, ज्योतिषी। सिर्फ गुण मिलान को ही बेस बना करके वो विवाह करने को हरी झंडी दे देते हैं। वे नवांश कुंडली, लग्न कुंडली में सप्तमेश की स्थिति को इग्नोर कर देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं एक चीज आपको समझाता हूं। गुण मिलान की जो पद्धति है उसमें वर्ण का मिलान, गर्ण का मिलान, भकूट का मिलान, योनि, नाड़ी, तारा इत्यादि सब चीजें हम लोग मिलान देखते हैं और उसी के आधार पर ही वो गुणों का जो स्कोर कार्ड है वो तैयार होता है। लेकिन अब मैं आपको इसको डीप में ले जाता हूं। राशियों के 4 वर्ण होते हैं। राशियों को 4 वर्णों में बांटा गया है, जैसे ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण। अब ब्राह्मण वर्ण में कौन सी राशियां आती हैं? तो कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि ये ब्राह्मण वर्ण में आती हैं। क्षत्रिय वर्ण में मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि आती है। वैश्य वर्ण में वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि आती है। और शूद्र वर्ण में मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि आ जाती है। तो अब आप एक उदाहरण ले लीजिए कि ब्राह्मण वर्ण वाले का विवाह शूद्र वर्ण वाले से करा दें तो अब कैसा रिजल्ट आएगा। मान करके चलिए, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि ब्राह्मण वर्ण वाले का विवाह शूद्र वर्ण वाले से करा दिया जाए तो रिजल्ट कैसे आएंगे? तो आप देखेंगे कि वे एक दूसरे को समझ ही नहीं पाएंगे। उन दोनों का ही जो सोच होगी बिल्कुल विपरीत होगी, अलग अलग होगी, जिससे कि वैचारिक मतभेद दोनों के बीच उत्पन्न होने की पूरी पूरी संभावना है और जो कहीं ना कहीं वैवाहिक रिश्तों को प्रभावित करेंगे। नाड़ी दोष जो कि स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकता है यदि नाड़ी दोष उत्पन्न हो जाए। और एक उदाहरण दे दूं, जैसे कि देवता गण वाले का विवाह राक्षस गण वाले से करा दें तो अब बताइए झगड़ा होगा या नहीं होगा? दोनों का सोचने का नजरिया ही अलग है, दोनों झगड़ा करेंगे ही करेंगे। ये उनका मूल स्वभाव एक दूसरे के प्रति बन जाएगा। ये तो सिर्फ एक बेसिक लेवल हो गया गुण मिलान का। अब चलते हैं एडवांस लेवल पर और डीप में, जिसे कि हम बोलते हैं नवांश पत्रिका। जब भी हम कुंडली का मिलान करते हैं तो इसको हमें
विशेष रूप से इसका मूल्यांकन कर लेना चाहिए, क्योंकि नवांश पत्रिका को हम बेसिकली जो यूज़ करते हैं वो विवाह देखने के मामले में ही करते हैं। वैसे नवांश पत्रकार के और भी कई यूजेज हैं, परंतु आज का जो विषय है वो विवाह के ऊपर है, तो इसको आज यहीं तक सीमित रखते हैं। तो आज नवांश पत्रिका की मदद से हम जानेंगे कि किस किस प्रकार से कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं वर और वधू के जीवन में, और नवांश पत्रिका क्या है, इसका कैसे यूज किया जाता है। आइए इस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो साथियों, वैसे तो कुंडली मिलान में लग्न पत्रिका ही अहम भूमिका में आती है, और कुंडली की प्रिडिक्शन में भी लगन पत्रिका जो है वो सबसे पहले लगन पत्रिका ही आती है। परंतु जब हम विवाह को देखते हैं और कहीं हमें सप्तम भाव और सप्तमेश पीड़ित नजर आता है, तो जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी किसी रोग का पता लगाना हो तो हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, और ब्लड टेस्ट में भी उसका परीक्षण कैसे किया जाता है, तो माइक्रोस्कोप के द्वारा किया जाता है। तो इसको नवांश पत्रिका को आप एक तरीके से माइक्रोस्कोप समझ लीजिए अपनी लगन पत्रिका का। इसको सूक्ष्म रूप से यदि देखना हो तो हम इससे सर्टिफाई कर सकते हैं। जैसे लगन पत्रिका में सप्तम भाव और सप्तमेश पीड़ित नजर आ रहे हों, ऐसा लग रहा हो कि भाई यहाँ पर सप्तमेश और सप्तम भाव पीड़ित है और ये शादी चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी। इन दोनों की कुंडली के गुण तो मिलान हो गए हैं, परंतु ग्रहों का जो समीकरण बन रहा है वो उनके जीवन में बुरा इम्पैक्ट तो नहीं डाल देगा। लेकिन हम लगन पत्रिका को देख करके पूरी तरीके से सर्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो अब उस लगन पत्रिका को सर्टिफाई करेगी नवांश पत्रिका। ये मान लीजिए कि नवांश पत्रिका एक सर्टिफिकेट है किसी चीज की एश्योरिटी देने का। ठीक है, अब आप ज़्यादा समझ पाए होंगे मेरी बात को कि लग्न पत्रिका में यदि ऐसा दिख रहा है कि भाई इसके वैवाहिक जीवन में समस्या आ सकती हैं, और नवांश पत्रिका भी यदि वही बात करती है जो लग्न पत्रिका कर रही है, तो अब इसको सर्टिफिकेट मिल गया कि हाँ भाई अब प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो आइए अब देख लेते हैं उदाहरण से। जैसे आपके समक्ष मैंने एक मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका बना रखी है। यही इसे D1 चार्ट भी कहते हैं, लग्न पत्रिका भी कहते हैं, और इसको D9 चार्ट या नवांश पत्रिका भी कहते हैं। तो आइए समझ लेते हैं इसको। जैसे आपके समक्ष ये मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका है, ठीक है। जैसा मैंने अपने कई वीडियोस में बताया है कि सप्तम भाव में पापी ग्रहों का आना अपने आप में वैवाहिक जीवन में एक कलेश का कारण बनता है, और उस पर भी मंगल के साथ में यहाँ पर राहु विराजमान है। ठीक है, लग्न में केतु विराजमान है, तो ठीक है, व्यक्ति स्पिरिचुअल होगा, कोई सब अच्छी बातें हैं, ईश्वर में आस्थावान होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु यहाँ पर आप देखेंगे तो राहु के साथ में मंगल विराजमान हो गए, जो कि अपने आप में एक अंगारक दोष तो लगता ही है, और यहाँ पर मंगल का जो मंगल दोष है उसको राहु 4 गुना ज्यादा एम्पलीफाई कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो अब यहाँ पर राहु और मंगल की स्थिति को देख करके दिमाग में संशय उत्पन्न हो गया कि भाई वैवाहिक जीवन में समस्या तो दिख रही है, स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही है कि सप्तम स्थान में राहु और मंगल की युति, एक तो राहु का सप्तम भाव से जुड़ना ही अपने आप में कलेश का कारण बन जाता है, ऊपर से जातक हो गया मंगली, और इस मंगल दोष को राहु ने कर दिया 4 गुना अधिक। ठीक है, और यदि बात की जाए तो मिथुन लग्न में मंगल अति मारक भूमिका में होते हैं। मिथुन लग्न में मंगल अति मारक भूमिका में होते हैं। ठीक है, तो एक तो अब ये कारण हो गया कि भाई इस विवाह को हरी झंडी देना मतलब कि वर और वधू को मतलब लड़ाई झगड़े में झोंकने के बराबर हो गया। एक तो ये। अब दूसरी चीज आप देखेंगे तो गुरु, जो कि यहाँ पर सप्तमेश बनते हैं, एकादश भाव में विराजमान हो करके अपनी नवम दृष्टि विवाह स्थान पर डाल रहे हैं।
अब जैसा कि मैंने गुरु के बारे में भी बता रखा है कि गुरु जिनकी दृष्टि में अमृत है, जिस भाव पर पड़ती है, उस भाव से संबंधित अच्छे फलों को ये बढ़ा देते हैं और बुरे फलों को कम करने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर एक अगर इनका मूल स्वभाव अगर देखा जाए तो ये देखिए विवाह के नैसर्गिक कारक भी हैं, और विवाह के नैसर्गिक कारक होकर के विवाह स्थान पर ही इनकी दृष्टि जो है, अब जो यहाँ पर ये दोष उत्पन्न हो रहा था उस दोष को कम करेंगे। कहते हैं कि एक बलवान गुरु बृहस्पति अगर कुंडली में अच्छे विराजमान हो जाए तो कुंडली के सैकड़ों दोषों का शमन कर देते हैं। तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि जो है, तो अब यहाँ पर फिर कंफ्यूजन हो गई कि भाई राहु और मंगल चीजें खराब कर रहे थे, परंतु गुरु जो हैं वो विवाह स्थान को देख रहे हैं। तो अब क्या करना चाहिए? तो जब तक इतनी बात हुई तब तक मेरी दृष्टि गई शनि के ऊपर। शनि जो कि 10वें स्थान पर बैठे हैं और अपनी 10वीं दृष्टि विवाह स्थान पर ही डाल रहे हैं। अब शनि देव की 10वीं दृष्टि जब विवाह स्थान पर पड़ेगी, एक तो विवाह ही इनका डिले से होगा। कई मामलों में, ज्यादातर मामलों में ऐसा देखा जाता है, जब तक कि सप्तमेश बहुत बलवान ना हो, लग्नेश बहुत बलवान ना हो, और शनि यदि बलवान होकर के 10वें भाव में बैठे हैं तो ये विवाह में निश्चित तौर पर डिले कराते हुए देखे जाते हैं। तो एक तो शनि देव की दृष्टि पड़ी विवाह स्थान पर, राहु मंगल के ऊपर दृष्टि पड़ रही है, और राहु मंगल यहाँ पर विराजमान हैं। तो इस प्रकार से ये देखने में आ रहा है कि इस व्यक्ति का जो वैवाहिक जीवन है वो समस्याओं से घिरा हुआ रहेगा। ठीक है, इनका जो वैवाहिक जीवन है वो समस्याओं से घिरा हुआ निश्चित तौर पर रहेगा। अब बात करते हैं कि क्या इनका तलाक भी हो जाएगा यदि आप अपने पुत्र का या पुत्री का विवाह कराना चाह रहे हैं, और ऐसी किसी की कुंडली आपके समक्ष आती है, तो क्या आप उससे विवाह कराना पसंद करेंगे? अब इसका सूक्ष्म रूप से इसका विवेचन जरूरी है। तो अब हम दृष्टिपात करते हैं नवांश पत्रिका के ऊपर। तो जब नवांश पत्रिका पर हमारी दृष्टि जा रही है तो देखेंगे कि गुरु और बुध जो कि नैसर्गिक शुभ ग्रह होते हैं, लग्न में बैठ करके विवाह स्थान को देख रहे हैं। तो अब यहाँ पर एक पॉजिटिव न्यूज ये है कि गुरु लग्न पत्रिका में भी विवाह को बचाते हुए नजर आए, और नवांश पत्रिका में भी गुरु विवाह स्थान पर दृष्टि डाल करके विवाह स्थान को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, एक चीज तो यहाँ पर सर्टिफिकेट ये मिल रहा है कि गुरु पूरी ताकत लगा रहे हैं कि इस व्यक्ति का डाइवोर्स तो नहीं होने देंगे। दूसरी चीज, बुध भी अपनी 7वीं दृष्टि विवाह स्थान पर डाल रहे हैं, और बुध जो है, बुध की खासियत होती है जिस ग्रह के साथ होते हैं ये उसी के जैसे फल देना शुरू कर देते हैं। तो बुध भी सौम्य ग्रह होते हैं, तो इनकी दृष्टि भी विवाह स्थान पर अच्छी ही है। ठीक है, इसके बाद में शुक्र जो अगेन विवाह और प्रेम के ही कारक हैं, वो 7वें स्थान पर ही विराजमान है। तो अब ये तीसरी पॉजिटिव न्यूज कि यहाँ पर गुरु बुध और शुक्र जो हैं ये विवाह स्थान को मजबूत बना रहे हैं। कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन दिखा रहे हैं कि भाई लग्न पत्रिका में राहु और मंगल की युति लड़ाई झगड़ा तो दिखा रही है और शनि डिले भी दिखा रहे हैं, परंतु यहाँ पर अन्य ग्रह जो हैं जैसे गुरु शुक्र और बुध ये विवाह को बचाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो अब हम एक कंक्लूजन पर तो पहुंच गए कि इस व्यक्ति से विवाह यदि किसी का होता है, चाहे ये जातक हो या जातिका हो, विवाह होता है तो लड़ाई झगड़े तो शादी में देखने को मिल सकते हैं, विवाह में देखने को मिल सकते हैं, परंतु ये कंडीशन डाइवोर्स की तरफ नहीं जाएगी। यहाँ पर तलाक नहीं होगा क्योंकि अन्य ग्रह का सपोर्ट है इस कुंडली में। अब क्योंकि ये सिर्फ
एक ही व्यक्ति की कुंडली है, चाहे ये लड़की हो चाहे ये लड़का हो। अब जब इसका विवाह कहीं तय करेंगे तो सामने वाले जातक या जातिका की कुंडली का भी विश्लेषण हम इसी प्रकार से करेंगे। जैसे कि इसकी लग्न पत्रिका में सप्तम स्थान थोड़ा बहुत पीड़ित नजर आ रहा है, परंतु नवांश में चीजें ठीक दिख रही हैं। तो अब सामने वाले की कुंडली जो इससे रिश्ते के लिए आया है, यदि उसकी लग्न पत्रिका नवांश पत्रिका मजबूती के साथ में है तो हम चीज़ें कंसीडर कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। एक तो इनको नवांश में सपोर्ट मिल रहा है, दूसरी चीज़ अगर सामने वाले की कुंडली मजबूत है, उसके में डाइवोर्स का किसी प्रकार से कोई योग नहीं है, तो विवाह किया जा सकता है सब्जेक्ट टू अदर कंडीशंस, जैसे कि इनके गुणों का मिलान, जैसे जो मैंने अभी पहले बताया था कि गण का मिलान, वर्ण का मिलान, वो सब चीज़ें भी अहम भूमिका में होंगी। क्योंकि अगर गण में ही दिक्कत आ जाएगी, वर्ण में ही दिक्कत आ जाएगी, तो वैचारिक मतभेद जो हैं वो कब झगड़े का रूप ले लेंगे वो पता नहीं चलता। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ आज हमने जो चर्चा की है वो नवांश कुंडली के ऊपर की है, D9 चार्ट के ऊपर की है, कि कैसे हम इसका सर्टिफिकेट लेते हैं। लगन पत्रिका में यदि हमें समझ में नहीं आता वैवाहिक स्थिति का, तो नवांश पत्रिका का सपोर्ट हम किस प्रकार से ले सकते हैं। आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।